एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे तमाशे पर। जैसा कि मेरे बैनर पे भी मैंने शुरू में ही लिख दिया है कि ये क्या तमाशा है, आखिर ये तमाशा क्या है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और क्यों कोई भी किसी भी बात का विरोध नहीं करता है, किसी भी बात के लिए आवाज़ नहीं उठाता है, क्यों हर तमाशाई इस तमाशे को देख रहा है। जो लोग बोल सकते हैं वो लोग भी खामोश हैं, जिनको बोलना नहीं आता था वो लोग बोल रहे हैं बढ़ चढ़ के। खैर बात करेंगे, अगर सबसे पहले बात करें पहले तमाशे की, इतने सारे आज मतलब तमाशे कलेक्ट हो गए हैं मेरे पास कि उनको एक 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 करके लाइन से बात करेंगे। कि सबसे पहले हम आपको बताएं कि राजस्थान के राजस्थान के करौली में क्या होता है कि मस्जिद के आगे खड़े होकर भगवा झंडा फहराकर टोपी वाले को गाली देकर जय श्री राम का नारा लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक बात बताइए। पहली चीज़, जहाँ की सबको पता है कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के महीने में पाँचों वक्त लोग इबादत में होते हैं, कंटिन्यू इबादत में होते हैं, क्योंकि उनका रोज़ा भी होता है और उन्हें उतनी ही इबादत भी करनी होती है, चाहे लोग मस्जिदों में हो चाहे वो अपने घर पर हो। वो ठीक है, वो हो रही है, वो होगी भी, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन आप जानबूझ के मस्जिद के पास जाकर इस तरह के नारे लगाना करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप नारे लगाइए, अपना झंडा फहराइए। लेकिन एक तरह से एक इलाके में खड़े होकर एक मस्जिद के सामने इस बात को कहना कि टोपी वाले मारे जाएंगे, टोपी वाले जय श्री राम कहेंगे, तो हम सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या जय श्री राम कहने के लिए हिंदू कौम कम पड़ गई है, या हिंदू कौम की ताकत ख़त्म हो गई है कि वो जय श्री राम के नारे को ऊपर उठाएं और उस मुद्दे पर वो बोले या इस आवाज़ को बुलंद कर सके कि उन्हें टोपी वाले की भी ज़रूरत है अब इस चीज़ के लिए। भाई धर्म तो सबके लिए विशेष है, चाहे वो एक मुसलमान हो, वो अपनी नमाज अदा कर रहा है, एक हिंदू हो। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह ऐसा नहीं है। ये कुछ समाज के ऐसे मतलब शरारती तत्व जिन्हें कहा जाता है, हमें तो समझ में नहीं आता कि शरारती तत्व ये पैदा कहाँ से होते हैं, कि इनको पैदा किया जाता है। ऐसा नहीं है, वो हम कह के बच के निकल जाते हैं कि शरारती तत्व हैं, उसमें बहुत कुछ मिला जुला होता है। लेकिन ऐसे ही वक्त में जब रमज़ान शरीफ चल रहा है, साथ ही नवरात्र भी चल रहा है, ऐसे ही वक्त में अच्छे जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे सोच को रखते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, आज भी उनकी यूनिटी वैसे ही बनी हुई है। वो अलग बात है कि जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाई जाती है, जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, अब हिंदू जो वहाँ पंचायतें होती हैं, जो संघ होते हैं, उनमें आखिर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? राजस्थान में जहाँ मस्जिद के आगे लोग खड़े होकर आतंकी नारे लगा रहे हैं, टोपी वाला भी सर झुकाएगा, जय श्री राम बोलेगा, ऐसी बातों को कह के क्यों भड़का रहे हैं? और आखिर वही हुआ, एक सब्र की इंतहा होती है, एक सब्र की इंतहा है, एक बोलने की इंतहा होती है। जब किसी भी बात को सुनते सुनते इंसान परेशान होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो बोलता है। अब उसमें हुआ ये कि राजस्थान में अच्छी खासी हिंसा भड़की, गली मोहल्ले में आग लगाई गई, कितनी बाइकें जल गई, कितनी कुटिया, कितने मकान, कितनी चीज़ें जल गई। पुलिस को भी देखा, ये वीडियो में आप मेरे ट्विटर पे जाइए, ट्विटर अकाउंट पे, वहाँ देखिए कि पुलिस भी कितने आराम से खड़ी तमाशा देख रही है कि हाँ जल रहा है सब कुछ, हाँ ये जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि हम तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना भाई। राष्ट्र तो तभी बनेगा, हमें एक राष्ट्र नहीं बनाना था। जो भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज वो पता नहीं कौन सी चिड़िया हो गया है, समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से पुलिस वाले भी साथ में खड़े, और राजस्थान में पूरे तरीके से इस वक्त हंगामा मचा हुआ है और इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप काफ़ी नहीं है जय श्री राम कहने के लिए, इस तरह की बातों को करने के लिए। आगे बात करेंगे, इतनी ही बात नहीं थमी थी, आगे बात करेंगे आपको यति नरसिंहानंद की। ये भी एक बहुत महान पुरुष है। ये तो इतने ज़्यादा मतलब अवेयर रहते हैं, न्यूज़ चैनलों में हमेशा रहते हैं, हर जगह रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनको जेल भी हुई थी। बताएं इन्होंने क्या किया? इन्होंने कल एक महासभा पंचायत बैठाया और उस पंचायत में सबको बुलाकर इन्होंने, यहाँ तक कि इनकी जो पंचायत महासभा लगी हुई थी उसमें लोग आए नहीं थे, नेचुरली तरीके से लोग इनसे अट्रैक्ट होकर नहीं आए थे। वो 200 लोग बुला दिए गए थे, 200 लोग आ गए थे, किसी तरह से बातचीत इनकी शुरू हुई। इन्होंने पंचायत महासभा को बुलाया और खड़े हो गए स्टेज पर। इनकी तो आदत है बस कुछ ना कुछ बोलने की। पहले कुछ दिन ये जेल में रहते, फिर जेल से निकल के आके आराम से अपने दिमाग को रिलैक्स करते हो, फिर सोचते चलो कुछ बोला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमको भूल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई मुसलमान सुकून की सांस ले ले। अब इनका बयान सुनिएगा कि इन्होंने कहा क्या है। अगर आप सही फैसला करने वाले हैं, सही तरीके से समझने वाले चीज़ों को आप हैं, तो आप इनके बारे में बताते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने देश की राजधानी में दिल्ली के पास इन्होंने एक महासभा पंचायत लगाई और उसमें इन्होंने कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों का कत्ल करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। मतलब इन्होंने उकसा दिया है, इन्होंने खुले लहजे में ये बात कह दिया है।
अगर खुले लहजे में ये कह रहे हैं तो आगे बताते हैं क्यों कह रहे हैं ये। इन्होंने एक महासभा की जो कि दिल्ली के बुराड़ी में हुई, दिल्ली राजधानी है, वहाँ पे एक जगह बुराड़ी है, वहाँ पर हम भी गए कई दफ़ा, बहुत पहले दिल्ली में हम वहाँ रहा भी करते थे। लेकिन वहाँ के लोग ऐसे नहीं थे, जिस तरह वहाँ के लोगों से मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छी बात थी। आज भी वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है। तो इन्होंने बुराड़ी जो शहर जगह है वहाँ पे ज़हर घोलने का काम किया। सुबह-सुबह ये उठे, इनको कोई काम नहीं था, इन्होंने सोचा आज क्या करें? जेल से छूटे हुए भी काफ़ी दिन हो गया है, तो चलो कोई ऐसा कुछ बोलते हैं कि फिर से हमको अखबार वाले, न्यूज़ वाले हाइलाइट करें। और करना भी पड़ता है, क्या करें? दिल चाहे ना चाहे ऐसे लोगों के बारे में बात करनी पड़ती है। आपको बता दें यति नरसिंह ने पंचायत करा और हिंदुओं को मुसलमानों कत्ल के लिए ऐसे उकसाया कि इन्होंने ये कह दिया डायरेक्ट कि अपने हाथों में हथियार उठा लो। आप इतने बड़े बयान को समझिए कि ये कितना बड़ा आवाम के लिए बयान है, किसी को इस चीज़ के लिए भड़काना, मुसलमान ही नहीं किसी भी शख्स के लिए इस तरह की बात करना कितना बड़ा बयान है। अगर कोई कॉमन इंसान खड़ा होकर सड़क पर ऐसी बात कह दे, किसी के लिए भी, कोई हिंदू के लिए कह दे, चाहे मुसलमान के लिए कह दे, क्या उसको बख्शा जा सकता है? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती है। यहाँ तक कि ये पता चला बाद में कि पुलिस वालों ने ये कहा कि जब ये इन्होंने महापंचायत किया, तो उससे पहले इन्होंने परमिशन नहीं लिया, इनको परमिशन नहीं दी गई थी, इन्होंने अपने आप ही महापंचायत लगाया। अब हम एक बात पुलिस से पूछना चाहते हैं, एक सवाल है मेरा दिल्ली पुलिस से कि जब ये महापंचायत का स्टेज सज रहा होगा, जब सारी चीज़ें हो रही होंगी, माइक रखे जा रहे होंगे, टेंट लगाए जा रहे होंगे, कुर्सी लगाए, तो आपका काम था कि नहीं पूछना कि आखिर यहाँ पे किस तरह की सभा हो रही है, क्या है? दरअसल पुलिस दिखाती है कि हम एक्टिव हैं, वो कोई एक्टिव होती नहीं है। वो बाद में उनका कहने का ये हो जाता है कि हम तो परमिशन हमने दिया नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था। खैर अब ये अपनी बात अपने मुँह से निकाल चुके हैं, इनको पुलिस की परमिशन भी नहीं थी। साथ ही इसको जो ऑर्गेनाइज़ करने वाला था, जो इंसान जिसने इस पार्ट को ऑर्गेनाइज़ किया था, इस पूरे महापंचायत को, वो प्रीत सिंह जी थे। आपको बता दें कि प्रीत सिंह वही हैं, वही शख्स हैं जिसने दिल्ली में जंतर मंतर के पास ये नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब आप सोचिए कि जब इनकी इतनी बड़ी हिम्मत हो सकती है, तो ये पंचायतें सजा-सजा के, अभी बुराड़ी में सजी है, फिर कभी कहीं और, फिर कभी कहीं और। दिल्ली एक ऐसा मॉडर्न शहर समझा जाता है जहाँ पे लोग, हम भी वहीं पे रहते हैं, वहीं पे ही रहते आए हैं शुरू से। कभी किसी को इस तरह की कन्वर्सेशन करते हमने नहीं सुना या इस तरह की बात। सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, सबको अपने काम से मतलब रहता है। लेकिन अब यति नरसिंह ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो खैर भरा पड़ा है इन चीज़ों से। लोग मस्जिदों पे चढ़ के झंडा लगा रहे हैं, उल्टी-सीधी बात कर रहे हैं, उल्टे-सीधे नारे लगा रहे हैं, तो दिल्ली क्यों शांत है? दिल्ली में भी तो कुछ होना चाहिए। इसलिए इन्होंने प्रीत सिंह के साथ मिलकर, जिन्होंने इतना बड़ा बयान दिया था, और उनके साथ मिलके महापंचायत सजा ली है। खैर कोई बात नहीं, बात अभी यहीं नहीं ठहरी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब तो एक जल ही रहे हैं हिंसा की आग में। साथ ही आज सुबह-सुबह चाय पीते हुए, अभी कल की बात है, शायद उठे राज ठाकरे साहब भी उठे महाराष्ट्र से। उनको लगा कि जब उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हर आदमी हाइलाइट हो रहा है, हर आदमी के बारे में न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ वाले उनको हाइलाइट कर रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाय पीते हुए एक स्कीम सोची और सीधे ये मतलब वो निकाल दिया कि अगर कोई मस्जिद से लाउड स्पीकर बजाता है या अजान होगी या कुछ भी होगा, भाई लाउड स्पीकर में क्या होता है, सिर्फ अजान होती है 5 वक्त की हमेशा से, कोई गाना तो गाता नहीं है मस्जिद से बैठकर कि 24 घंटा गाना बज रहा है और आप इस तरह का पाबंदी लगा रहे हैं। हाँ, अति हद से ज़्यादा अगर कुछ होता है माइक पे, लाउड स्पीकर पे, तो चाहे वो कोई भी धर्म के लोग करें, वो गलत है। ये बात हम भी कहते हैं। लेकिन जब आप इस बात को जानते हैं कि पाँचों वक्त की अज़ान एक सदियों से, एक ज़माने से इसी हिंदुस्तान में होती आई है। इसी हिंदुस्तान में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हमेशा उन्होंने धर्म की अच्छी बातों के आगे सर झुकाया। तो इन्होंने ये ज़हर घोल दिया बैठे-बैठाए। अब इनको कोई काम नहीं था, इन्होंने सोचा चाय पीते-पीते कि यति नरसिंह इतना हाइलाइट हो रहा है, उधर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, लोग हाइलाइट हो रहे हैं, हमारा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बैठे-बैठे एक आदेश दिया और इन्होंने ये कहा कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज़ आती है, अज़ान की आवाज़ आती है, तो मैं इसको बैन करवा दूँगा। और इन्होंने साथ ही मस्जिद के सामने इतना कहा ही नहीं, सिर्फ़ कहने से ही बात नहीं थम गई, सिर्फ़ कहा ही नहीं। इन्होंने क्या किया कि उस काम को करके दिखा दिया। उस काम को करके दिखाया और इन्होंने ये किया कि इनके कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लेकर मस्जिद पहुँचे और वहाँ पे ज़ोर-शोर से हनुमान चालीसा लगा दिया। कहीं न कहीं ठाकरे जी आप ये भूल गए हैं कि चाहे वो अज़ान की आवाज़ हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, दोनों में ही क ज़िक्र खुदा आता है, दोनों ही एक अपनी-अपनी जगह धार्मिक एक अच्छी चीज़ें हैं। भाई नमाज़ इसलिए लाउड स्पीकर में अज़ान दी जाती है कि जिन लोगों को नमाज़ पढ़ना है तुम लोग आओ। अज़ान यही कहती है, अज़ान ये कह के लोगों को बुलाती है कि अगर आपको नमाज़ पढ़ना है, आपको इबादत करनी है, तो आपका टाइम हो गया मस्जिद में, आप आ जाइए। हनुमान चालीसा भी एक पार्ट है जिसको वक़्त के हिसाब से किया जाता है, लोग उसको करते हैं। हम भी जानते हैं क्या है, कैसे है। और सबसे बड़ी बात, हमने हनुमान चालीसा जब भी सुना मंदिरों में, सुबह के टाइम सुना 6 बजे, 7 बजे, और हमेशा सुनते आए हैं क्योंकि
हम लोग हमेशा इस तरह के माहौल में रहे हैं, इससे कोई ऑब्जेक्शन की बात कभी नहीं रही, ना कभी किसी मुसलमान ने इस बात का विरोध किया कि भाई हनुमान चालीसा क्यों बज रहा है। लेकिन जहाँ 5 वक्त की अजान हमेशा से होती आई थी, आज अगर आप उसके मुकाबले में लाउड स्पीकर लगा के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान से ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे, हम एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भले ही लोग बगैर खाने पीने के, गैस सिलेंडर के, बाइक में तेल नहीं है, कुछ नहीं है, घर में फागा डालने के लिए भी दाना नहीं है लोगों के घर में, ज़मीन पे लोग लौटने लगेंगे, लेकिन ये बात से खुश रहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। तो ये कैसी सोच है, ये कैसी सोच आप डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को तैयार कर रहे हैं। आगे बात करेंगे। ये हो गया 3 किस्सा ही है, सब समझिए बात को। इसके बाद हमने देखा, एक वीडियो देखा ट्विटर पे, काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, उसको हमने भी ट्वीट किया है, उस पर आप जाइए देखिए कि देश की शांति को भंग करने का एक दूसरा काम और क्या हुआ। आपको बताएं, गाजीपुर के गम्हर में पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मस्जिद में घुसकर नमाजियों के साथ मारपीट की, उनको बाहर घसीटा, उनके साथ काफ़ी मतलब शिद्दत से मारपीट की और उनको संज्ञान में लेने के लिए वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। सुनीता सिंह के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी अपील हमने किया है, हमने भी किया है ट्विटर पे, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं कि आप जो है इनका संज्ञान लें और इनको गिरफ्तार करें। क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मस्जिदों पे चढ़ के भगवा झंडा लगा रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, नमाजियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात कोई बताए कि क्या आज से पहले हिंदुस्तान में इस सब तरह की मतलब हुआ है? ऐसा नहीं है, होता आया है भाई, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं है भाई। कांग्रेस भी तो चुप है, कांग्रेस भी तो विपक्ष में होकर चुप है इन सब चीज़ों के मामले में। ये राज ठाकरे जो हैं, ये उनके साथ ही तो मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये चुप है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो रैली निकाल रहे थे, कल हमने बताया अरविंद केजरीवाल, जिनका कहना था कि हमने दिल्ली से भ्रष्टाचार कम कर दिया है और हमने हर जगह से कम कर दिया है, तो वो दिल्ली में क्या उन्होंने भ्रष्टाचार कम कर दिया है? कैसे वो लोगों को रोक लगा रहे हैं? यति नरसिंहानंद के मुँह पे कौन टेप लगाएगा? आखिर गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ें जब होती देखे तो वो एक अनाउंसमेंट करना चाहिए कि अगर इस तरह का किसी ने कोई महापंचायत लगाई या कोई भी मतलब हेट स्पीच दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा हमारी गवर्नमेंट नहीं करती है, ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है, चुपचाप तमाशा है तो तमाशा देख रही है। खैर, बात इतने पर ही नहीं रुकी और इन्होंने जो है, राज ठाकरे जी ने भी खूब बोला और यति नरसिंहा जी ने भी खूब बोला। उसके बाद ये वाला वीडियो मेरे सामने आया। अब एक वीडियो मेरे सामने और आया, ये भी बता दें कि एक एम्बुलेंस कल जा रही थी, एम्बुलेंस को जो है उसमें तेल ख़त्म हो गया। आपको बताते हैं कि कहाँ का मामला है ये। एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें एक महिला बीमार थी, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी। पेट्रोल ख़त्म हो जाता है बीच रास्ते में, एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब वहाँ पे जो एक आदमी उपस्थित था जिसके पास ट्रैक्टर थी, उसने ट्रैक्टर से एम्बुलेंस को बांध के 4 किलोमीटर दूर तक पहुँचाया, पेट्रोल पंप तक पहुँचाया, क्योंकि पेट्रोल पंप दूर था और इतना तेल नहीं था एम्बुलेंस में कि उसमें वो किया जाता। दरअसल एक ये तारीफ़ की भी बात है, लेकिन अंदर महिला तड़पती रही, इसकी खबर नहीं है कि वो जिए कि मर गई। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक शर्मनाक चीज़ है, ये भी आप देखें तो। अब सारी बातों पे फुल एंड फाइनल बात करने के बाद आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर ये जो मैंने कहा है कि ये क्या तमाशा है, ये तमाशा ही है। आप किस तरह के एजेंडा तैयार कर रहे हैं, किस तरह से आप हुकूमत करना चाहते हैं। जहाँ पर एक मुख्यमंत्री का काम, हर बड़े ओहदे पे बैठे प्रशासन के लोगों का काम ये होना चाहिए कि हम सुबह उठें और एक अच्छी चीज़ का ऐलान करें कि आज हमने ये नौकरी निकाली है, ये वैकेंसी निकाली है, या देश में किसी भी त्यौहार को होने वाले, किसी भी धर्म के त्यौहार को ये सपोर्ट करें, उसमें पूरा अपना सहयोग दें। तो ये सब इनका काम है जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, हुकूमत में कंपटीशन लगा हुआ है इस टाइम। अरे उसने मुसलमानों को ऐसे मारने की बात की, अभी हम ये भी वाला करके दिखाते हैं। अच्छा, वहाँ मस्जिद में भगवा झंडा फहरा दिया तो आज हम ये वाली मज़ार तोड़ के दिखाते हैं। ये चल रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि चुनाव का जो मेन ट्रेंड है, चुनाव का जो कॉम्बो पैक होता है, आपको हम बताएं, चुनाव जीतने का एक कॉम्बो पैक चलता है। उस कॉम्बो पैक के अंदर यही चल रहा है, या तो मुसलमानों को मारो, या तो लोकतंत्र की बात खत्म करो। समता के अधिकार को वैसे भी वो कर दिया गया है। दलित लोगों को इस तरह से पीटा जा रहा है कि इंसान अपने गली के कुत्ते को भी इस तरह से नहीं मारता। दलित इस तरह से पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो इस कॉम्बो पैक में मुसलमानों को मारने की हत्या, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम, समता के अधिकार को ख़त्म करने का काम, महिला आरक्षण हो, महिला की सुरक्षा हो, बलात्कार, हर चीज़ को इन्होंने एक वो बना रखा है कि इसी चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे। और सबसे बड़ा तो कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इस बात से सब लोग इतना खुश हैं कि घर में सियापा लौट रहा है, खाने के लिए, दाने दाने के लिए लोग मोहताज हैं।
बहुत सारे लोगों को हमने देखा, खुद इंटरव्यू लिया है सामने से, बोलने वालों ने ये बोला है कि पेट्रोल 500 रुपये भी लीटर हो जाए तो क्या, हमें तो यही सरकार चाहिए। तो ठीक है, आप 500 रुपये लीटर पेट्रोल चलाइए। कल अभी किसी का ट्वीट हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने लिखा कि हम तो पेट्रोल आज भी 35 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, वो 65% जो और पैसा लग रहा है एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट ले रही है, वो मैं ईमानदारी से गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तेल तो मुझे 35 का ही मिल रहा है। उन्होंने न जाने कौन सा लॉजिक लगाया। खैर, वो बहुत महान व्यक्तित्व थे जिनका बारे में हमने पढ़ा। तो ऑल ओवर ये बताएं कि आपको इस तरह के एजेंट तैयार किए गए हैं। अब जैसे बैठे बैठाए बाबा रामदेव ने एक टाइम पे ये कहा था कि महंगाई को कम करेंगे तो ये होगा तो वो होगा, काला धन भी वापस आ जाएगा, सब कुछ, क्योंकि वो एक एजेंट टाइप के हैं। उनको पतंजलि का ब्रांड उनका चल ही रहा है कि जब कोरोना काल में उनका पतंजलि का ब्रांड चल सकता है, अंबानी अडानी का बिजनेस चल सकता है, जहाँ लोग करोड़ों लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, सड़कों पे तड़प के मर गए, वहाँ उनका बिजनेस तेजी से चल रहा था। तो ये सारी चीज़ों का तमाशा क्या है आखिर, यही मेरा मुद्दा है इस वक्त का। इस पे हमने आपसे बात करने के लिए हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया था। तो अपनी सोच को कहीं ना कहीं सारे लोगों, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि गलती हम लोगों की भी है, गलती हमारी भी है, आपकी भी है, कि हम जब इतने पढ़े लिखे होकर, सारी चीज़ों को होकर, हम लोगों ने ही अपने आप को इतना डिस्टेंस पे कर लिया है कि जो हो रहा है वो सही है, चाहे वो हमारी अपनी खुद की यूनिटी रही हो, हमारे अपने लोगों से रही हो, या किसी के साथ भी रही हो, उस मामले पे अब हम चुप नज़र आते हैं। भाई पेट्रोल का दाम हर दिन 80 पैसे बढ़ रहा है, 80 पैसे बढ़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इस हिसाब से मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप इन तमाशाओं को ख़त्म करिए। आप चुनाव जीतना है तो कॉम्बो पैक का इस्तेमाल करना बंद करिए, क्योंकि कॉम्बो पैक कितना दिन चलेगा ये बताइए। लोकतंत्र तो वैसे भी धूल और मिट्टी हो रहा है, समानता के अधिकार को कैसे खत्म किया गया, कहाँ समान रह गया। आज रमजान और नवरात्र साथ साथ चल रहा है, किस जगह समानता से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नवरात्र मना रहे हैं, दोनों ही पावन पर्व है, किस तरीके से एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा है। खैर, आज जो हमने अभी आपसे बात करी है उस सब पे जाके, मेरे ट्वीट पे जाके उसको देखिए, सारे वीडियो लाइन से मैंने लगा दिए हैं, उसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मुझे बताइए कि आखिर किस तरह से ये लोकतंत्र में ये शासन चलेगा। जब हम किसी को चुनते हैं, जब हमारी कोई पसंदीदा कोई चीज़ आती है, जब कोई सरकार आती है, जब हमें लगता है कि ये काम करेगी, हम इसको चुन के लाएंगे और ये हमारे हित में होगी, अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं सब लोग बहुत पीड़ित हैं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित तो हैं, लेकिन उनको बकना वही है जो उनको समझा दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ मत बकिए, जो आपको सिखा दी गई है वो चीज़ बोलिए, वो चीज़ कहिए जो आपकी स्टडी ने, आपकी पढ़ाई ने आपको सिखाया है, आपकी समझदारी ने आपको सिखाया है। बहुत ज़्यादा पढ़े पढ़े लिखे लोगों को भी आजकल हम देख रहे हैं वो किस तरीके से गलत चीज़ों का फेवर करते हैं। तो गलत चीज़ों का फेवर मत करिए, सारी चीज़ों को कलेक्शन करिए। ये जितनी सारी न्यूज़ थी ये अभी की कल से अपडेट हो रही है, और सारी चीज़ों को मैंने ट्वीट पे अपडेट किया है। चलिए खैर, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल बात करेंगे और किसी राजनीतिक मुद्दे पर, और देंगे आपको दुनिया, देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।